आजमगढ़ राज्य में राजा वीरेंद्र और रानी सुमित्रा का शासन था। उनका बेटा राजकुमार आदित्य बहादुर और दयालु था। पूरे राज्य में उनकी न्यायप्रियता के चर्चे थे। लेकिन दूसरी तरफ गांव में राजू थका मांदा खेत से लौटता है। फिर कुसुम कहती है, भाभी थोड़ा खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे दे रही हूँ, शांति से बैठो तो मैं लेकर आती हूँ। फिर कमला रसोई में रखी एक सूखी रोटी उठाती है, उसे जोर से एक थाली में पटकती है और कुसुम के सामने रख देती है। कुसुम सहम कर चुप हो जाती है। महारानी को दिन भर पड़ा रहना है और मैं नौकरानी बनी रहूं और इसकी सेवा करूं। अब मुझसे और नहीं सहा जाता। कमला तेजी से राजू के पास जाती है और गुस्से में बोलती है, दिन भर खेत में मरते हो और घर आकर इस अंधी को भी संभालो। ना जाने कब तक इसका बोझा उठाना पड़ेगा। चुप रहो कमला, ऐसा मत कहो, कुसुम मेरी बहन है। बहन है तो क्या पूरी जिंदगी इसे ढोते रहोगे? मैं साफ कह रही हूँ, या तो कुछ करो, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। राजू चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर असमंजस और थकान साफ दिख रही थी। वो जानता था कि कमला जो कह रही थी वो गलत है, लेकिन अंदर से वो भी इस जिम्मेदारी से बचना चाहता था। क्या करूं, ये मेरी बहन है, बचपन से मैंने ही इसका ध्यान रखा है। पाला है? हाँ, जैसे कोई भारी पत्थर उठाकर रखा हो। खुद का घर देखो, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है और ऊपर से इसे भी खिलाओ पिलाओ। न काम की न काज की। कमरे में भारी सन्नाटा छा जाता है। कुसुम ने सब कुछ सुन लिया था, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो धीरे से मुस्कुराई और अपने भाई की ओर मुंह करके बोली, भैया क्या मैं सच में बोझ हूँ? राजू चौंक जाता है। वो कुछ कह नहीं पाता। अगर मैं तुम्हारे लिए बोझ हूँ तो मुझे कहीं भी छोड़ आओ, लेकिन इतना वादा करना कि जाते जाते एक बार मेरा सिर सहला देना, जैसे बचपन में करते थे। कुसुम इतना कहकर चुपचाप कमरे से चली जाती है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। कमला राजू की तरफ देखती है और फिर तेज आवाज में बोलती है, देखा, खुद ही कह रही है कि उसे छोड़ आओ। अब और क्या सोचने को है? कल इसे जंगल में ले जाकर छोड़ दो, बस। अगली सुबह राजू और कुसुम जंगल की ओर बढ़ रहे थे। कुसुम का हाथ उसके भाई के कंधे पर था। वो निश्चिंत भाव से चल रही थी। भैया हम कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं बहन, वहाँ भगवान से तेरे लिए कुछ अच्छा मांगेंगे। कुसुम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। भगवान से कहना कि अगली बार मुझे आंखें देना, ताकि मैं तुम्हारा चेहरा देख सकूं। राजू का दिल एक पल के लिए कांप जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो जंगल की ओर अंदर चले जाते हैं। राजू एक घने पेड़ के पास रुकता है और कुसुम को उसके नीचे बैठाता है। तू यहीं बैठ, मैं थोड़ी दूर से पानी लेकर आता हूँ। जल्दी आना भैया, मैं इंतजार करूंगी। राजू बिना कुछ कहे पीछे मुड़ता है और धीरे धीरे वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद कुसुम अकेली रह जाती है। वो अपने हाथ से जमीन टटोलती है और पेड़ के तने को महसूस करती है। भैया, भैया तुम आ गए? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। भैया, भैया कहाँ हो? कुसुम डर और दर्द से कांप रही थी। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई और एक भालू गरजता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। कुसुम कुछ समझ पाती इससे पहले ही भालू ने उस पर झपट्टा मारा। वो चीख भी ना सकी और जमीन पर गिर पड़ी। उसकी बाह पर गहरे घाव हो गए। राजकुमार आदित्य और उनके मंत्री गहरे जंगल में शिकार के लिए निकले थे। अचानक राजकुमार के कानों में एक हल्की कराहट पड़ी। वे तुरंत चौकन्ने हो गए और घोड़े की लगाम खींची। ये कैसी आवाज थी? क्या आपने सुनी मंत्री जी? हाँ राजकुमार, मैंने भी सुना। ये किसी के कराहने की आवाज लग रही है और लगता है कोई जंगली जानवर भी है। लेकिन इतने घने जंगल में किसी इंसान के कराहने की आवाज कैसे आ सकती है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई बस्ती भी नहीं है। मंत्री जी, ये आवाज उत्तर दिशा से आ रही है, हमें तुरंत वहाँ जाना चाहिए।
सही कह रहे हैं राजकुमार, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, यहाँ खतरा भी हो सकता है। राजकुमार बिना एक पल गवाए घोड़े को ऐड लगाते हैं। मंत्री भी उनके साथ अपने घोड़े पर सवार होकर उसी दिशा में बढ़ते हैं। जैसे ही वे पास पहुंचे, उनका दिल दहल गया। एक लड़की खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी और कुछ दूर भालू अभी भी गरज रहा था। राजकुमार ने तुरंत तीर कमान उठाया और निशाना साधा। तीर सीधा भालू के कंधे में लगा। वो जोर से चिल्लाया और जंगल में भाग गया। कौन हो तुम? इतनी घायल अवस्था में यहाँ कैसे पहुंची? राजकुमार, हमें तुरंत पहल चलना चाहिए। ये लड़की बहुत ही बुरी तरह घायल है और खून भी ज्यादा बह चुका है। अगर हमने ज्यादा देर की तो इसकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं मंत्री जी। राजकुमार ने बिना देर किए लड़की को अपनी बाहों में उठाया। उसके हल्के से करहाने की आवाज आई, लेकिन वो बेहोश रही। मंत्री जी, आप घोड़े को संभालिए, मैं इसे लेकर जाता हूँ। जी राजकुमार, हमें जल्द निकलना होगा। राजकुमार ने लड़की को सावधानी से घोड़े पर बैठाया और खुद उसके पीछे आकर उसे सहारा दिया। मंत्री भी अपने घोड़े पर सवार हो गए। फिर दोनों बिना समय गवाए तेजी से महल की ओर बढ़ने लगे। महल पहुंचते ही सभी लोग राजकुमार को एक घायल लड़की के साथ देखकर हैरान थे। रानी सुमित्रा ने घबरा कर पूछा, ये लड़की कौन है बेटा, और इतनी बुरी हालत में कैसे है? रानी ने लड़की के चेहरे को देखा, जो अब भी बेहोश पड़ी थी। उनकी आंखों में चिंता गहरी हो गई। तभी मंत्री आगे आए। माँ, जंगल में ये घायल अवस्था में मिली। इस पर एक भालू ने हमला किया था। अगर मैं समय पर ना पहुंचता तो शायद इसकी जान चली जाती। राजकुमार, इसकी हालत बहुत नाजुक लग रही है। हमें तुरंत राजवैद्य को बुलाना चाहिए। अगर समय पर इलाज ना हुआ तो इसे बचाना मुश्किल हो सकता है। ये कौन है राजकुमार? क्या इसे किसी ने जंगल में छोड़ दिया था? ये लड़की कौन हो सकती है? इतनी बुरी हालत में जंगल में अकेली पहुंची। ये कोई साधारण बात नहीं है। हाँ, लगता है इसके पीछे कोई राज छिपा है। इस बीच राजवैद्य जल्दी से वहां आए और लड़की का परीक्षण करने लगे। उन्होंने उसके घाव पर औषधियां लगाई और पट्टियां बांधने लगे। इसके शरीर पर गहरे घाव है, लेकिन ये खतरे से बाहर है। कुछ घंटों में इसे होश आ जाएगा। लेकिन क्या राजवैद्य जी? राजकुमार, ये लड़की अंधी है। तभी कुसुम की पलकों में हलचल हुई। तुम कैसी हो? भैया, भैया कहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? हाँ। डरने की जरूरत नहीं, तुम महल में हो, सुरक्षित हो। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कुसुम है और मैं रायपुर गांव में अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। लेकिन तुम जंगल में कैसे पहुंची? कुसुम चुप रही। कुछ देर बाद उसने टूटी फूटी आवाज में अपनी कहानी बताई। राजकुमार और रानी सुमित्रा ये सुनकर परेशान हो गए। कितने निर्दयी लोग हैं, अपनी ही बहन को इस हालत में छोड़ दिया। राजकुमार कुछ सोचने लगे। तभी राजवैद्य ने आकर कहा, राजकुमार, ये लड़की पूरी तरह अंधी नहीं है। अगर सही उपचार किया जाए तो ये फिर से देख सकती है। सच? क्या करना होगा? इसके लिए आपको सुंदरवन जंगल जाना होगा। वहां एक जादुई पत्थर है। अगर उस पत्थर को इसके माथे पर रगड़ा जाए तो इसकी आंखों की रोशनी लौट सकती है। लेकिन ध्यान रखना, रास्ता बहुत कठिन है। चाहे कितने भी खतरे हो, मैं वो जादुई पत्थर लेकर आऊंगा। बेटा, ये यात्रा आसान नहीं होगी। जंगल में न जाने कितने खतरे होंगे। तुम अपना ध्यान रखना। माँ, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, मैं वो जादुई पत्थर लेकर आऊंगा। कुसुम फिर से देख सके, इसके लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। नहीं राजकुमार, तुम अकेले नहीं जाओगे। ये यात्रा खतरों से भरी है। मंत्री जी भी तुम्हारे साथ जाएंगे। जी महाराज, मैं राजकुमार के साथ रहूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। राजकुमार और मंत्री अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और दोनों जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। जंगल में घुसते ही घने अंधेरे में खो गए। चारों तरफ सिर्फ गहरा अंधेरा और सन्नाटा था। तभी अचानक उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ा और अजीब सा पेड़ दिखाई दिया। पेड़ की डालियां इतनी लंबी थी कि वे जमीन को छू रही थी और उसकी पत्तियां चमक रही थी। ये पेड़ कितना अजीब है, लेकिन इसे पार करने का रास्ता कहाँ है? ये निशान क्या बता रहे हैं?
ये निशान कोई इशारा दे रहे हैं। शायद ये हमारी परीक्षा है। हमें इन्हें समझकर ही आगे बढ़ना होगा। राजकुमार ने पेड़ के पास जाकर निशानों को ध्यान से देखा। वे कुछ पहेली जैसे लग रहे थे। तभी मंत्री ने कहा, लगता है ये निशान हमें बता रहे हैं कि सही रास्ता चुनने के लिए हमें अपने दिल की बात सुननी होगी। तो फिर हमें अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। चलो इस पेड़ की बाई ओर से आगे बढ़ते हैं। दोनों ने पेड़ की बाई ओर से रास्ता बनाया और आगे बढ़ गए। वहां से निकलते ही अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा और उन्हें एक चमकदार रास्ता दिखाई दिया। मंत्री ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और दोनों ने नए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते ही सामने एक विशाल द्वार आया। जैसे ही उन्होंने उसे पार करना चाहा, वहां पत्थर के 2 सैनिक खड़े हो गए। कोई यहाँ नहीं आ जा सकता, लौट जाओ या मृत्यु को गले लगाओ। राजकुमार, ये क्या है? ये जीवित है या कोई जादू? हम इनसे लड़ना होगा। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। राजकुमार ने तलवार निकाली और तेजी से एक सैनिक पर वार किया, लेकिन जैसे ही तलवार लगी वो और विशाल हो गया। दूसरा सैनिक आगे बढ़ा और मंत्री पर हमला करने लगा। तभी राजकुमार को याद आया। उन्होंने पास पड़े जलते हुए मशाल को उठाया और सैनिक पर फेंक दिया। आग के छूते ही दोनों सैनिक टूटकर बिखर गए और दरवाजा खुल गया। राजकुमार, आपने कमाल कर दिया। ये सैनिक बल से नहीं, आग से नष्ट होते हैं। मैंने कहा था ना, बल से नहीं बुद्धि से जीतेंगे। अब देर नहीं करनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना होगा। राजकुमार जब गुफा में पहुंचे तो सामने एक चमकता हुआ पत्थर रखा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे उठाना चाहा, एक आवाज गूंजी। केवल सच्चे हृदय वाला ही इस पत्थर को ले जा सकता है। अगर तुम्हारे मन में स्वार्थ होगा तो ये पत्थर तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। मैं ये पत्थर किसी स्वार्थी के लिए नहीं, बल्कि एक निर्दोष लड़की की आंखों की रोशनी लौटाने के लिए चाहता हूँ। अचानक पत्थर हवा में उठा और खुद ब खुद राजकुमार की हथेली में आ गया। राजकुमार ने मुस्कुराकर पत्थर को देखा और तुरंत घोड़े पर सवार होकर महल की ओर लौट पड़े। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर तेजी से महल पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही वे राजवैद्य को जादुई पत्थर सौंपते हैं। राजवैद्य जी, यही वो जादुई पत्थर है। जल्दी इसे कुसुम के माथे पर लगाइए ताकि वो फिर से देख सके। राजकुमार, ये सच में एक अद्भुत पत्थर है। मैं तुरंत उपचार शुरू करता हूँ। राजवैद्य धीरे धीरे पत्थर को कुसुम के माथे पर रगड़ते हैं। कुछ क्षणों बाद कुसुम के चेहरे पर हलचल होती है। बेटी, धीरे धीरे अपनी पलकें खोलो और देखने की कोशिश करो। कुसुम धीरे धीरे अपनी पलकें झपकती है। पहले सब कुछ धुंधला लगता है और फिर धीरे धीरे उसे रोशनी दिखने लगती है। वो घबराकर चारों ओर देखने लगती है। ये क्या हो रहा है? इतनी रोशनी मैं देख सकती हूँ। हाँ बेटी, अब तुम देख सकती हो। घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कुसुम, ये सच है। अब तुम्हारी आंखों की रोशनी लौट आई है। बेटी, अब हमें ये बताओ कि तुम कौन हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? कुसुम कुछ देर चुप रहती है और फिर धीरे से बोलती है। मेरा नाम कुसुम है। मेरा एक भाई है, राजू, लेकिन उसने मुझे जंगल में छोड़ दिया था। मैं नहीं जानती वो अब कहाँ है। महाराज की आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों छलकते हैं। वे तुरंत सैनिकों को आदेश देते हैं। सैनिकों, जाओ इस राजू और उसकी पत्नी को महल में बुलाओ। वे दरबार में उपस्थित हो। हमें इस बात का उत्तर चाहिए कि एक भाई अपनी अंधी बहन को जंगल में क्यों। सैनिक तुरंत गांव की तरफ रवाना हो जाता है। गांव में हलचल मच जाती है जब राजमहल के सैनिक राजू और कमला के घर के बाहर आकर रुकते हैं। कुछ लोग अपने घरों से झांकने लगते हैं तो कुछ सैनिकों के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। राजू और कमला, सुनो, तुम्हें तुरंत राजमहल चलना होगा। महाराज ने तुम्हें बुलाया है। लेकिन क्यों? हमने क्या किया? हाँ सैनिक जी, हमें क्यों बुलाया जा रहा है? हमें नहीं पता। हम सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हैं। महाराज का हुक्म है कि तुम दोनों तुरंत महल चलो। गांव वाले फुसफुसाने लगते हैं। तभी पास खड़ी एक बूढ़ी औरत भीड़ को चीरते हुए आगे आती है
और राजू की ओर शक भरी नजरों से देखती है। राजू बेटा, मैंने कई दिनों से कुसुम को नहीं देखा, कहाँ है कुसुम? राजू और कमला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। राजू कुछ बोलने ही वाला था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति भीड़ से निकलकर आगे आता है। हाँ, बताओ राजू, कुसुम कहाँ है? उसे कई दिनों से किसी ने नहीं देखा। तुम दोनों ने उसके साथ क्या किया? अरे वो तो उसकी तो शादी हो गई है। हाँ, मैंने उसकी शादी कर दी। अब वो अपने ससुराल में है। शादी कर दी? अरे लेकिन गांव में तो ऐसी कोई खबर नहीं फैली। कोई नहीं जानता कि उसकी शादी कब और किससे हुई। हाँ, हमने तो कभी कोई बारात आते नहीं देखी। कमला जल्दी से बात काटती है और झुंझला कर बोलती है, हाय राम, शादी का इतना दिखावा करने के पैसे थे हमारे पास? हम गरीब लोग हैं, हमने मंदिर में चुपचाप कर दी शादी, बिना किसी धूमधाम के। ये सब बातें महल में करना, हमें देर हो रही है, जल्दी चलो। ठीक है, हम चल रहे हैं। सैनिक दोनों को अपने साथ लेकर महल की ओर बढ़ते हैं और गांव वाले हैरानी से सैनिकों के साथ जाते हुए राजू और कमला को देखते हैं। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? महाराज ने इन दोनों को महल क्यों बुलवाया? जरूर कुछ गड़बड़ है। कई दिनों से देख रहा हूँ, ये दोनों कुसुम के बारे में कुछ बोलते ही नहीं है। हाँ भाई, और कह रहे हैं कि उसकी शादी कर दी, पर गांव में किसी को खबर तक नहीं हुई। सही कह रहे हो, भला गांव में शादी हो और किसी को पता ना चले। कुछ तो छुपा रहे हैं दोनों। कुसुम बेचारी जन्म से अंधी थी, अब जाने किस हाल में होगी। महल का दरबार, राजा सिंहासन पर बैठे थे। राजू और कमला डरे सहमे खड़े थे। राजू, कमला, जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? महाराज, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? हम तो गरीब लोग हैं महाराज, हमारे से क्या भूल हो गई? भूल? तुमने अपनी अंधी बहन को घर से निकाल दिया, उसे बोझ समझा। ना ना, नहीं महाराज, हमने कुसुम को घर से नहीं निकाला। हमने उसकी शादी कर दी थी। हाँ, मंदिर में कर दी थी। झूठ बोल रहे हो तुम। अगर उसकी शादी हुई थी तो उसका पति कहाँ है? क्यों किसी को कुछ नहीं पता? कुसुम धीरे धीरे आगे आती है। राजू और कमला चौंक कर देखते हैं। दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। कुसुम, तू देख सकती है? हे भगवान, ये सच है क्या? कुसुम अपने भाई और भाभी की ओर देखती है। हाँ भैया, मैं देख सकती हूँ। भगवान ने मुझ पर दया कर दी। बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे जंगल में अकेला छोड़ दिया। मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहन। कुसुम, हमने तुझे बहुत कष्ट दिया। तूने कभी कुछ नहीं कहा। आज भी माफ कर दे हमें। परिवार में गलतियाँ होती है भाभी, मगर मैं जानती हूँ कि दिल से तुम भी पछता रही हो। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि मेरे मन में अब कोई शिकायत नहीं बची। राजू और कमला सिर झुका लेते हैं। तभी कुसुम आगे बढ़ती है और राजा से बोलती है, महाराज, मैं अपने भाई और भाभी को माफ करना चाहती हूँ। उन्होंने जो किया शायद मजबूरी में किया होगा। परिवार का मतलब बोझ नहीं, जिम्मेदारी और प्यार होता है। अगर तुमने कुसुम को प्यार दिया होता तो तुम्हें कभी ये दिन ना देखना पड़ता। तभी राजकुमार आदित्य आगे आते हैं और राजा से कहते हैं, पिताजी, मैं कुसुम से विवाह करना चाहता हूँ। वो सिर्फ एक त्यागी गई बहन नहीं, बल्कि मेरी होने वाली पत्नी है। क्या ये सच है पुत्र? हाँ माँ, कुसुम ने अपने दुखों को पीछे छोड़कर सबको माफ कर दिया। यही उसके चरित्र की सुंदरता है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी जीवन संगनी बने। कुसुम, राजकुमार आदित्य ने तुम्हारे साथ शादी का प्रस्ताव रखा है। ये मेरे लिए गर्व की बात है, लेकिन सबसे जरूरी तुम्हारी इच्छा है। क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? कुसुम कुछ पल के लिए भावुक हो जाती है और फिर हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लेती है। महाराज, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है कि राजकुमार ने मुझे इस योग्य समझा। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। दरबार तालियों से गूंज उठता है। कुसुम की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। अरे भाई, जिस कुसुम को ये लोग बोझ समझ रहे थे, वही अब इस राज्य की महारानी बनने वाली है। देखो किस्मत का खेल, जो त्याग दिए जाते हैं भगवान उन्हीं को ऊंचा उठा देता है। सच्चाई और भलाई का फल हमेशा मिलता है। भगवान कुसुम को खुश